वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की जिसने आज सुबह मुझे ठुकरा दिया था, आज रात मेरे बिस्तर पर है, पूरी तरह से मेरे रहमो करम पर। लेकिन मेरे दिल के अंदर खुशी का कोई नामो निशान नहीं है। इसके विपरीत मैं उसे गहरी नफरत के साथ देखता हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी इस देवी के पिता इसी वक्त दरवाजे से चिपके हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। जरा सी भी आवाज होने पर या जरा सी भी चूक होने पर मैं सीधे जेल पहुँच जाऊंगा। ये ठीक वही जगह है जो मेरी पिछली दयनीय जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है, मैं फिर से इस विकल्प का सामना कर रहा हूँ। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ता हूँ और मैं उसे एकटक देखता हूँ जो स्कूल के मेरे सभी सालों के दौरान मेरा अप्राप्य प्यार रही थी। जियांग लुआन का चेहरा बुखार से लाल है। वह बेहद आकर्षक लग रही है। अपनी 2 जिंदगियों के अनुभव के बावजूद मुझे यह मानना ही होगा कि उसकी खूबसूरती मेरी सांसें रोक देती है। हालांकि इस सटीक पल में मेरी नजरों ने अतीत का सारा जुनून और पागलपन खो दिया है। अगर ये रात कभी हुई ही न होती तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती, है ना? मैं यूनिवर्सिटी गया होता, वहाँ मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाती या शायद कई सारी। फिर मैंने शादी कर ली होती, मेरे बच्चे होते। इसके बारे में दोबारा सोचते हुए मैं अपना सिर हिलाता हूँ और बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग लुआन को कमरे से बाहर ले जाता हूँ। मैं रिसेप्शन पर औपचारिकताएं पूरी करने की जहमत तक नहीं उठाता। मैं ठीक मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक टैक्सी को रोकता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं अभी अभी नहाकर निकला ही था और इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता वे मुझ पर टूट पड़े थे। इसके बारे में दोबारा सोचते हुए जरूर किसी ने मुझे धोखा दिया होगा। क्योंकि ये पता अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए पहले कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जिसे कोई न जानता हो। मेरे निकलने के 5 मिनट से भी कम समय बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी चिंता से बेहाल होकर तेजी से अंदर आता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उससे पूछना चाहती है कि क्या बात है, लेकिन वह पहले से ही आपे से बाहर होकर चिल्ला रहा है। क्या बे मौज नाम के किसी छात्र ने यहाँ कोई कमरा लिया है? कमरा नंबर 301 सुनते ही वह आदमी सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा पार करता है वह सन्न रह जाता है। कमरा पूरी तरह से खाली है। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और आखिरकार जियांग लुआन के क्लास टीचर को फोन करता है। हेलो प्रोफेसर सू, मैं जियांग लुआन का पिता हूँ। मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। मुझे अपनी क्लास के उस छात्र बेमौज के माता पिता का नंबर ढूंढ कर दीजिए। फोन की दूसरी तरफ बे जियांगसू जियांग जी की आवाज सुनकर सचमुच आसमान से गिर पड़ते हैं। एक वकील होने के नाते वह तुरंत स्थिति की अत्यधिक गंभीरता को समझ जाते हैं। जैसे ही वे दोनों मिलते हैं, जियांग जी गुस्से में अगबबूला होकर उन पर टूट पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। ये जानते हुए कि गलती उनकी है, बे जियांगसू केवल जियांग जी के गुस्से को सह सकते हैं। वह तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं और पूछते हैं, मिस्टर जियांग, अभी की स्थिति क्या है? जियांग जी बे जियांगसू को नहीं जानते, लेकिन बे जियांगसू अच्छी तरह जानते हैं कि जियांग जी हांगयांग शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। एक ऐसा आदमी जो कई अरबों के साम्राज्य का मालिक है, जिसे हांगयांग के अनगिनत लोग सम्मान से देखते हैं। बे जियांगसू ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से इस तरह होगी। जियांग जी एक बर्फीली खामोशी बनाए रखते हैं। ये उनके बगल में खड़ा एक पुलिस वाला है जो बात करना शुरू करता है। हमने अभी अभी सुरक्षा कैमरों की जांच की है। जियांग लुआन को अपनी पीठ पर लाद कर होटल से बाहर निकलने के बाद बेमौज एक टैक्सी में बैठ गया। उसकी सटीक मंजिल अभी भी अज्ञात है। चूंकि कैमरा बहुत दूर था, इसलिए हम गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं देख पाए। मैंने पहले ही मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर लिया है। हमें जल्द ही नतीजे मिल जाने चाहिए। बे जियांगसू का चेहरा काला पड़ जाता है। उनका दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और वे नुकसान को कम करने का कोई रास्ता पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और जब हर किसी के लिए तनाव अपने चरम पर होता है, तभी जियांग जी का फोन अचानक बजने लगता है। स्क्रीन पर देखते ही उन्हें मेरी बेटी नाम दिखाई देता है। उन्होंने पूरी तरह से घबराते हुए पूछा, लुआन तुम कहाँ हो? नमस्ते अंकल जियांग, मैं बेमौज हूँ, जियांग लुआन का सहपाठी। बेमौज, लुआन कहाँ है? ये समझते हुए कि फोन के दूसरी तरफ उनकी लाडली बेटी नहीं है, जियांग जी का चेहरा अचानक और गंभीर हो जाता है। पुलिस वाले और बेई जियांगसू ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी पल उनके करीब आ गए। फोन में से आवाज फिर आई, उसने थोड़ी शराब पी ली है, उसका फोन बंद हो गया था, इसलिए आपसे संपर्क करना असंभव था। शुरुआत में मैं बस उसे होटल में आराम करने देना चाहता था ताकि वो सोकर उठने के बाद खुद घर लौट सके, लेकिन उसकी हालत मुझे लगातार और चिंताजनक लग रही थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले आया। इन शब्दों को सुनते ही जियांग जी और बे जियांगसू दोनों पिताओं ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। तुम किस अस्पताल में हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ठीक हो। ये दूसरी आवाज सुनकर वो मुझे तुरंत जानी पहचानी सी लगी। फोन पकड़े हुए मेरी उंगलियां थोड़ा कांपने लगी। बूढ़े बे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसे अभी के लिए एक तरफ छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम लोग किस अस्पताल में हो? सिटी सेंटर अस्पताल में। मैंने एक चार्जर उधार लिया था और जैसे ही फोन ऑन हुआ, अंकल जू ने मुझसे संपर्क किया। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, फोन अचानक कट गया और उसकी जगह बीप बीप की आवाज आने लगी। अचानक मेरी नजर अनायास ही जियांग लुआन पर चली गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं और वह मुझे एक डरे हुए छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह देख रही थी। ओह तेरी, तुम जाग गई। तुम। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी झेंप छा गई। आखिरकार मैं अभी अभी रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके फोन में ताक झांक करते हुए ये उसकी प्राइवेसी के लिए थोड़े सम्मान की कमी तो थी ही, ये महसूस करते हुए मैंने सफाई
सफाई देते हुए जल्दी से फोन वापस रख दिया। मैंने अभी अभी तुम्हारे पिता को फोन करने के लिए तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया था, वे बहुत जल्द आते ही होंगे। जियांग लुआन ने बिना कुछ कहे अपनी पलकें झपकाई। भले ही वह कुछ देर पहले आधी बेहोशी में थी, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि क्या हुआ था। जब उसने महसूस किया कि मैं उसे एक होटल में ले जा रहा हूँ और उसे बिस्तर पर लिटा रहा हूँ, तो उसका दिल डर के मारे उछल पड़ा था और उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार भी कर लिया था। लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने उसका चेहरा साफ करने में भी उसकी मदद की थी। थैंक यू। जियांग लुआन की आवाज वाकई बहुत सुखद थी, बिल्कुल कोमल, उतनी ही प्यारी और मुलायम जितनी मोची का एक टुकड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम जाग गई हो इसलिए मैं अब चलता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं जाने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। मेरी पीठ को दूर जाते हुए देखकर जियांग लुआन के दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। पहले जब उसे सर्दी लग जाती थी और वह इन्फर्मरी में ग्लूकोज की ड्रिप पर होती थी, तो मैं भी उसके साथ रहने के लिए पूरी दोपहर ग्लूकोज की ड्रिप के नीचे बीमार होने का नाटक करता था। और अब मैं इतना दूर था। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने मेरे प्यार के इजहार को ठुकरा दिया था? बेमोच। जियांग लुआन को मुझे मेरे नाम से पुकारते सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैं वहीं रुक गया। क्या बात है? क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं पहले की तरह? अपनी ठुड्डी सहलाते हुए मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है। मैंने सचमुच जियांग लुआन की आंखों में उम्मीद की एक चमक देखी थी। मैंने अपना सिर हिलाया, खुद को अच्छी तरह याद दिलाते हुए कि हम पहले कैसे दो दोस्त थे। एक दयनीय समर्पण जिसके बदले में सिर्फ एक मामूली सा सॉरी मिलता था। कभी कभी मुझे तो ये भी लगता था कि उसकी नजरों में मेरी अहमियत एक अजनबी से भी कम थी। उस युवक को सिर हिलाते देखकर जियांग लुआन का दिल बिना किसी वजह के एक पल के लिए थम गया। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक नर्स ने अंदर आकर उसकी बात काट दी। तुम जाग गई? वैसे हमें अभी तुम्हारी ड्रिप बदलनी है, ठीक है? नर्स ने अभी अभी अपनी डिग्री पूरी की होगी। वह काफी युवा थी और थोड़ी ज्यादा बातूनी थी। जांच के दौरान उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाकई बहुत प्यारी है। जियांग लुआन चौंक गई और ठीक उसी पल जब वो बोलने ही वाली थी, मैं उससे पहले बोल पड़ा। गलत मत समझिए, ये सिर्फ मेरी एक क्लासमेट है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग लुआन ने अपने शब्द वापस निकाल ली। उसकी आंखें, जिन्हें संतुष्ट करना आमतौर पर नामुमकिन होता था, अचानक कड़वाहट से भर गईं और उसने जिद में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। छोटी नर्स के मुंह से हैरानी की एक चीख निकली। ओह, अब मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। चूंकि मैंने तुम्हें उसे अपनी पीठ पर लाद कर लाते देखा था, इसलिए मुझे लगा कि आप दोनों, कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। इसके साथ ही मैं उसके करीब गया। मैं आपको एक राज बताता हूँ, मुझे सफेद कोट वाली लड़कियां पसंद हैं। लगभग 1 मीटर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई, एकदम परफेक्ट होती है। इस तरह पंजों के बल खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। भले ही मैंने फुसफुसाकर कहा था, लेकिन नर्स जियांग लुआन के ठीक बगल में थी। न सुनना नामुमकिन था। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें एक अनसुलझे एहसास से भरी थीं। बदमाश कहीं के। वो छोटी नर्स काफी मजे ले रही थी। अरे वाह, तुम्हारी जुबान तो काफी चलती है। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा बड़े प्यार के इंतजार में खुद को पवित्र रखता आया हूँ। हर कोई कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, मुझे लगता है कि मैंने इंतजार करके बहुत अच्छा किया। मैं एक के बाद एक बड़ी बकवास बातें कर रहा था और वह छोटी नर्स 7वें आसमान पर थी। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा, सुनो हैंडसम, क्या हम एक दूसरे को क्यूक्यू पर ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल खुशी से। आपका क्यूक्यू नंबर क्या है? मैं घर पहुंचकर आपको ऐड कर लूंगा। छोटी नर्स ने कागज का एक टुकड़ा और एक पेन निकाला। ये लो, मुझे ऐड करना मत भूलना, ठीक है? प्रॉमिस। नर्स को दूर जाते हुए देखते हुए मैंने अपने हाथ में मौजूद कागज के टुकड़े पर एक नजर डाली। बेमौस, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पसंद नर्सें हैं? ये देखते हुए कि मैं कागज को अपनी जेब में रख रहा था, जियांग लुआन ने थोड़ी जलन के साथ मुझसे ये सवाल पूछा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। अच्छी तरह आराम करो। चलो बाय और गुड लक। मेरी पिछली जिंदगी में ठीक इसी तरह की कहानी ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन खैर, मैं जियांग लुआन को दोष नहीं देता। आखिरकार ये मेरी ही गलती थी कि मैं प्यार में अंधा एक अंधभक्त था, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। शुरुआत में मैं उसे सचमुच आखिरी अलविदा कहना चाहता था, लेकिन इसके बारे में दोबारा सोचते हुए मैं बड़बड़ाया, जाने दो, बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिलें। मेरे बदले हुए बर्ताव को देखकर जियांग लुआन को अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। आज का बेमौज बदल गया था। वो इतना ठंडा था कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था? मैं बहुत दूर नहीं गया था। मैं अस्पताल के सामने ही इंतजार करने के लिए रुक गया। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पहुँच गई। टिमटिमाती हुई बत्तियों को देखकर मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। सौभाग्य से मैंने समझदारी दिखाई और तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया। साला, वरना मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचता। बेमो, आखिर वहाँ हुआ क्या था? ओह, बस हुआ यह कि जियांग लुआन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो बेहोश हो गई। अस्पताल पहुँचने के बाद ही उसे होश आया। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से ही पूछ लें। लाओ बे, मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। पुलिस वाले जाहिर है मुझे इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं थे। जैसे ही वे मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े, जियांग जे ने हाथ से इशारा किया। अधिकारी जी, ऐसा लगता है कि यह कोई गलत फहमी है। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। जियांग जे मेरी तरफ मुड़े। बेमो, धन्यवाद। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, मिस्टर बे, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती के कारण था। मैं किसी दिन आपके
आपके घर आकर आपसे माफी मांगूंगा। बेशियांशु को भी इससे गहरा झटका लगा था। ओह, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दी जाइए और देखिए कि आपकी बेटी कैसी है। इस पर उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया। चलो हम घर चलते हैं। उस समय जियांग जे का पूरा ध्यान जियांग लुआन की तरफ था। संक्षिप्त अभिवादन के बाद वे मुड़े और जाने की जल्दी में थे, लेकिन वे अभी 2 ही कदम चले थे कि मैंने उन्हें आवाज दी, अंकल जियांग, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मैंने इलाज का खर्च चुकाया था जो 312 था और अस्पताल के कमरे का खर्च, ताकि जियांग लुआन आराम कर सके, वो 128 था। गाड़ी के साथ मिलाकर ये 6 होता है, यानी कुल 446। इसे गोल मोल कर लेते हैं। आप मुझे बस 450 दे दीजिए। बेशियांशु अवाक रह गए। ये सचमुच पैसों के बारे में सोचने का समय नहीं था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चलिए चलते हैं। मिस्टर यांग, माफ करना। जियांग जे ने अपना माथा पीट लिया। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। बेमो ने उनकी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए फुसफुसाया। जैसे ही बेमो उन्हें ये कहने वाले थे कि वे धन्यवाद के रूप में बाकी के पैसे रख लें, उन्होंने मुझे वे 450 गिनते हुए और बाकी के सारे पैसे उन्हें वापस लौटाते हुए देख लिया। अलविदा अंकल जियांग, मेरी तरफ से जियांग लुआन को नमस्ते कहिएगा। उन्होंने बाप बेटे की उस जोड़ी को दूर जाते हुए देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। मिस्टर जियांग, ये लुआन की रिपोर्ट्स हैं। बेहतर होगा कि आप इन पर एक नजर डाल लें। नतीजे हाथ में लेते हुए जियांग जे ने रिपोर्ट की जांच की, फिर भारी आवाज में आदेश दिया, उन सभी जगहों की जांच करो जहां लुआन आज रात गई थी और वह किसके साथ बाहर थी, और पता लगाओ कि वो नंबर किसका है जिससे मुझे यह मैसेज भेजा गया था। आदेश देने के बाद जियांग जे ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अभूतपूर्व कोमलता आ गई और उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। लुआन, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? जियांग जे को देखकर जियांग लुआन को राहत मिली, लेकिन उसकी नजरें अनजाने में उनके पीछे देखने लगी। कुछ सेकंड बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, बेमो कहाँ है? वो घर चला गया। लेकिन आज रात आखिर हुआ क्या था? घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा हाथ मुंह धोया और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। नोटिफिकेशन लगातार आ रहे थे। मेरा आइकॉन ऑनलाइन देखकर किसी ने तुरंत मुझे टैग किया और बेमो, आखिरकार मैंने तुम्हें कॉलेज की स्टार को संभालते हुए जाते देखा था। मुझे मत बताना कि तुम लोग सीधे होटल चले गए। सच में? क्योंकि ग्रुप जो आमतौर पर बहुत सक्रिय रहता था अचानक शांत हो गया। जाहिर है वे सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे और मैंने भी उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराया। मेरा अवतार चैट में चुपके से दिखाई दिया, सीक्रेट डिफेंस। मेरा जवाब जानबूझकर रहस्यमयी था, जिसके साथ एक छोटी सी शैतानी मुस्कान वाली इमोजी थी। एक ही पल में क्लास का वो ग्रुप जो बिल्कुल शांत पड़ा था पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। मेरे भाई, तुम वहाँ हो? साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या वो तुम्हारी देवी है? लानत है भाई, सच सच बताओ, हम बाद में बात करते हैं। जैसे ही मैंने ये भेजा, क्यों ग्रुप पूरी तरह से पागल हो गया। लेकिन सौभाग्य से ये ज्यादा देर नहीं चला। जियांग लुआन का अवतार अचानक सामने आया। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अपने घर पर हूँ। निश्चित रूप से उसे किसी सहपाठी का फोन आया होगा, जिसके बाद उसने घबराहट में क्यू पर लॉग इन किया ताकि अफवाहों को शांत किया जा सके। मुझे इस बात का पूरा यकीन था, लुआन उसके जैसे लड़के में कैसे दिलचस्पी ले सकती थी। उफ, बाल बाल बचे। ये देखकर कि अब देखने के लिए कोई तमाशा नहीं बचा है, मैं चैट छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या, उसी जियांग लुआन ने मुझे प्राइवेट में मैसेज किया, तुमने ग्रुप में ऐसी बात क्यों कही? आमतौर पर जियांग लुआन हमेशा बेहद विनम्र रहती है, यहाँ तक कि मैसेज पर भी वो बहुत शालीन होती है, लेकिन यहाँ उसने सीधे शिकायत भरे लहजे में मुझ पर हमला किया। ये साफ दिख रहा था कि वो सचमुच गुस्से में थी। अरे क्या, मैंने क्या कहा? इस स्पष्ट ढीठपन के सामने अपनी स्क्रीन के सामने बैठी जियांग लुआन अवाक रह गई। वास्तव में मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था। उसने एक मैसेज टाइप किया, फिर उसे डिलीट कर दिया। उसने कई बार ऐसा किया और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए लिखा, छोड़ो, मुझे उम्मीद है कि धन्यवाद। आमतौर पर मैं उसे तुरंत जवाब देता और अपनी देवी को शुभ रात्रि कहता, लेकिन इस बार मैं काफी देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठा रहा। खुद को और न रोक पाते हुए उसने फिर भेजा, तुम वहाँ हो? अगली सुबह जब मैं अभी अभी सोकर उठा था और ब्रश कर रहा था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं इतना हैरान रह गया कि ब्रश मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मैंने जियांग लुआन को दरवाजे पर खड़े देखा, हाथ पीछे बंधे हुए, बिल्कुल सजी धजी। उसके पीछे 2 और लोग खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। तुम्हारी माँ और पिताजी यहाँ हैं, वे काम पर गए हैं। तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम ब्रश करने के लिए किस समय का इंतजार कर रहे हो? जियांग लुआन के साथ जो 2 अन्य लोग थे, उनमें से पहली सुवान थी, जो इस साल की टॉपर थी। वो इकलौती होनहार छात्रा थी जिसे देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था, और दूसरा ल्यू कियांग था, जो हमारे हाई स्कूल की क्लास का मॉनिटर था। अगर मुझे सही से याद है तो वह जियांग लुआन के चमचों में से एक था। अगर तुम लोग सिर्फ ये जानने आए हो कि मैं कब ब्रश करता हूँ, तो मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, और मेरे चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। इस तनाव को देखकर सुवान ने मामले को संभालने में जल्दबाजी की। हमने आज अपने पुराने टीचर से मिलने जाने का प्लान बनाया था, और चूंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, लुआन ने कहा कि हम तुम्हें भी बुला लें। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पल भर सोचने के बाद मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अगर ये किसी और चीज के लिए होता तो मैं निश्चित रूप से उनसे बचने के
के लिए कोई बकवास बहाना बना देता। सच कहूँ तो उनके साथ नासमझ युवाओं की तरह समय बर्बाद करने के बजाय मैं अपने मनोरंजन के लिए कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचना पसंद करता। लेकिन अपने पुराने टीचर से मिलने जाने के लिए मैं थोड़ा समय निकाल सकता था। दामू, कल रात ग्रुप में अफवाहें फैलाने का तुम्हारा क्या चक्कर था? आखिर तुम क्या चाहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि लुआन ने तुम्हें ठुकरा दिया? क्या इसके लिए तुम्हें उसकी बदनामी करनी जरूरी थी? रास्ते में लियू कियांग लगातार कल रात की बात को बीच में ला रहा था। उसकी बातें सुनकर सुवान ने मेरी तरफ थोड़ा उत्सुकता से देखा। अफवाहें? लेकिन मैंने कहा ही क्या था? लियू कियांग जवाब देने ही वाला था, लेकिन जियांग लुआन ने उसे बीच में ही टोक दिया। ठीक है, बस बहुत हुआ। वहाँ एक फल वाला है, हम कुछ फल खरीद लेते हैं। और इन शब्दों के साथ वह अपना चेहरा लाल किए दूर चली गई। वो भला कैसे बताती कि कल रात क्या हुआ था? वह निश्चित रूप से ये तो नहीं कहने वाली थी कि उसे किसी के बिस्तर पर छोड़ दिया गया था और उसके बाद उनके बीच बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। लुआन, मेरा इंतजार करो। लियू कियांग ने मुझ पर एक तीखी नजर डाली और फिर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। दूसरी ओर सुवान कुछ सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। फिर उसने ध्यान दिया कि मैंने एक सिगरेट निकाली थी। पता नहीं कब वह मेरे होठों के कोने में दबी थी और मैं उसे जलाने ही वाला था। मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही थी। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? अपने पिछले जीवन में मुझे ये आदत डिटेंशन सेंटर में लगी थी और फिर मैं इसका आदी होता चला गया। अपने पुनर्जन्म के बाद भी मैं इसे छोड़ नहीं पाया था। सुवान ने ना में सिर हिलाया। मैं अपनी गति से आराम से चल रहा था। मेरे बगल में सुवान शांति से आगे बढ़ रही थी। शायद एक लंबा समय हो गया था जब उसने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। जियांग लुआन मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। बेमो, तुम्हें क्या लगता है कि हमें और क्या खरीदना चाहिए? और ठीक उसी पल उसने मुझे धूम्रपान करते हुए देखा। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल वो थोड़ी परेशान दिखाई दी। वो मुझे कुछ टोकने वाली थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए और एक ठंडी सांस में बदल गए। धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। लियू कियांग, जो खुद भी पीछे मुड़ा था, उसने इस दृश्य को देख लिया था। उसने जरूर ये सोच लिया होगा कि मैं ये सब सिर्फ जियांग लुआन के सामने रौब झाड़ने के लिए कर रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि लुआन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर लो। धूम्रपान करने से क्या बदल जाएगा? तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? कॉलेज में अभी तुम्हारी पूरी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे वह बेवकूफों का राजा हो। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लियू कियांग अवाक रह गया। हाई स्कूल में हम अक्सर एक दूसरे पर तंज कसते थे, लेकिन वह हमेशा एक हद तक सभ्य होता था। मुझे नहीं पता कि आज मुझे क्या हुआ था, लेकिन मेरे अंदर से एक बेहद डरावनी और आक्रामक ऊर्जा निकल रही थी। तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जियांग लुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। ये मेरी बातें नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी, बल्कि यह तथ्य था कि उसे लगा कि मैं कल रात से बहुत बदल गया हूँ। वह बहुत दूर हो गई थी। वह अब उस बेमो जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे वह जानती थी। इस बारे में सोचते हुए जियांग लुआन का दिल भारी हो गया। उसे लगा कि यह उसकी गलती थी और वह बात करना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने बस खुद को सही ठहराया। मैं इतनी जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें अपराध बोध साफ झलक रहा था। वाह, ये तो अच्छी बात है ना? बुद्धिमान लोग प्यार से बचते हैं। आप लोग अभी अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पड़ाव पर हैं। आपको बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। देश की सेवा के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें। इन रोमांटिक बकवासों में अपना समय बर्बाद न करें। इन शब्दों पर यहाँ तक कि सुवन भी हैरान रह गई। और तुम्हारा क्या तुम अलग नहीं हो? मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं अपनी जवानी तो मैंने दांव पर लगा दी, और वैसे भी मैं तो बस एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, सिवाय थोड़े पैसे कमाने और कई सारी गर्लफ्रेंड्स ढूंढने के। मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि गुस्से से भरी एक चीख गूंज उठी। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक कुतिया हूँ? वह जो आमतौर पर इतनी शांत रहती थी, इस समय भयंकर गुस्से में थी। हाई स्कूल में हर कोई जानता था कि मेरी जवानी जियांग लिवान ही थी। एक कुतिया? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुमने सच में मुझे काट लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने जियांग लियू को इस तरह के रूप में देखा था। वे सब हक्के बक्के रह गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कांटा तो मुझे गया था, तो फिर ये जियांग लिवान क्यों एक पीड़ित की तरह दिख रही है? बस अब तुम शांत हो। चलो अब चलते हैं। मेरे दूर जाते हुए पीठ को देखते हुए जियांग रुआन वहीं खड़ी रह गई। शियाओ वान, वैसे मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने तुम्हें कुतिया कहा। जियांग रुआन ने अपना मुंह बनाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वास्तव में ये बात नहीं थी जिसने उसे इतना अगबबूला किया था, लेकिन उसने खुद से यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे बस इस सुवान पर जबरदस्ती दबाव बनाना था। हाँ, यही बात है। उसने ये कहने की हिम्मत की कि मैं एक कुतिया हूँ। अच्छा, हम भी चलते हैं। लियू कियांग अभी भी अपनी भावनाओं से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। पहले मैं भी जियांग लियू को चिढ़ाने और उसे गुस्सा दिलाने के लिए मजाक किया करता था, लेकिन बात कभी इस हद तक नहीं बढ़ी थी। इस बीच वो मन ही मन खुद को दिलासा देता रहा, वो कभी भी इस तरह के लड़के के लिए नहीं झुकेगी। मेरे पास अभी भी पूरा मौका है। हमारे पुराने प्रोफेसर के घर जाने का ये कार्यक्रम काफी समय से तय था। वहाँ सिर्फ जियांग लियू ही नहीं थी, हम सब एक छोटा सा ग्रुप थे। दोपहर में हम सभी
सभी एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठ गए। प्रोफेसर के घर से बाहर निकलते समय जियांग लियू पूरी तरह से अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर अपना सिर झुका लिया। पहले हर भोजन के समय मैं उसके बगल में बैठने के लिए लड़ता था, लेकिन आज मैं उससे इस तरह बच रहा था जैसे वो कोई प्लेग हो। लियू कियांग जियांग लियू के बिल्कुल करीब बैठ गया। वैसे वो ये देखकर बहुत खुश था कि आज मुझ में उसके साथ चिपक कर बैठने की हिम्मत नहीं थी। मेरे प्रति उसका रवैया भी काफी बेहतर हो गया था। बताओ, अगर शहर का टॉपर वाकई हमारी क्लास से है तो आपको क्या लगता है वो कौन होगा? लियू कियांग एक बेहतरीन छात्र था। परीक्षाओं में वो हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में रहता था। अगर उसने ये सवाल पूछा था तो वह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं उसकी तारीफ करूं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर एक उदासीन लहजे में कहा, चिंता मत करो, वो निश्चित रूप से तुम नहीं होगे। मुझे याद आया कि इस बार हमारी क्लास ने परीक्षाओं में कमाल कर दिया था। हमने पिछले 10 सालों का स्कूल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। लेकिन जहाँ तक हर किसी के सटीक नंबरों का सवाल था, मैं भूल चुका था। मुझे केवल टॉपर की पहचान याद थी। तो फिर वो कौन था? वो सुवान थी। मैंने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। ओह धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि तुम सच कह रहे हो। कोई भी हैरान नहीं हुआ। सुवान का स्तर वास्तव में इसके लायक था। मेरा धन्यवाद कर रही हो? हमारे बीच इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई शहर में पहले स्थान पर आती हो तो स्कूल का इनाम बहुत बड़ा होगा। मैं सोच रहा था, क्या तुम मुझे इसका जश्न मनाने के लिए किसी रेस्तरां में इनवाइट करोगी, है ना? ताकि मैं भी तुम्हारी किस्मत का थोड़ा फायदा उठा सकूं। सुवान का चेहरा सीधा और प्यारा था। क्लास में बहुत से लड़के उसके दीवाने थे और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो लोग हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखते थे। भले ही बहुत से लोग उसे डिनर पर इनवाइट करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई कभी कामयाब नहीं हुआ था। मैं तो बस मजाक में ऐसा कह रहा था। मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि वो मान जाएगी। ठीक है। सुवान की आवाज साफ और खुशनुमा थी। उसके ऐसा कहने के बाद कई लोग हक्के बक्के रह गए। खुद से पूछने लगे कि क्या उन्होंने सही सुना है। तो तय रहा, अगर मैं वाकई बैच की टॉपर बनती हूँ तो पार्टी मेरी तरफ से होगी। तुम रेस्तरां चुन लेना। इस बार हैरान होने की मेरी बारी थी। मुझे इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो सुनो, बेमो ने तुम्हारे साथ हार नहीं मानी होगी ताकि वो सुवान पर आ जाए। जियांग लियू के बगल में बैठी लड़की ने फुसफुसा कर कहा। वह युवा लड़की पहले से ही बेमो के रवैये में आए बदलाव के कारण बुरा महसूस कर रही थी। चेन शियाओ को ऐसा कहते सुन उसे और भी ज्यादा चिढ़ महसूस हुई। अचानक वो एक अजीब सी भावना से घिर गई। ऐसा एहसास जैसे कोई चीज जो उसकी थी हमेशा के लिए उसके हाथ से निकलने वाली थी। ये एहसास जितना गहरा होता गया उसका दिमाग उतना ही काम करना बंद करने लगा। वो अचानक उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाहट में मेरी तरफ बोलते हुए कहा, बेमो, मेरे पिता ने प्रस्ताव दिया है कि हम आज रात साथ में डिनर करें। क्या तुम फ्री हो? जियांग जे ने वास्तव में कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से मेरा धन्यवाद करने के लिए समय निकालेंगे। बस बात ये थी कि कोई तारीख तय नहीं हुई थी। इस पल जियांग लियू के पास उसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आसपास के सभी सहपाठी सदमे में थे। क्या तुम चलोगे? जियांग लियू ने अपनी बात दोहराई, लेकिन उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण साफ दिख रही थी। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। सच कहूँ तो मैं जियांग जे के साथ आमने सामने डिनर करना चाहता था, लेकिन इसका जियांग लियू से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए था। समस्या ये थी कि मेरे पास अभी कोई ठोस योजना तैयार नहीं थी। अगर ये सिर्फ साथ में खाना खाने के लिए था तो ये वास्तव में इसके लायक नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया। शायद अगली बार। मेरे पास समय नहीं है। इस इनकार के सामने जियांग लियू के चेहरे के भाव जम गए। ये पहली बार था जब उसने बेमो को इनवाइट किया था और उसने उसे सीधे मना कर दिया था। हर किसी ने शायद महसूस किया कि माहौल काफी भारी हो गया था। खाना खाने के बाद कुछ लोग उठे और चले गए। मैं भी अपनी बारी पर उठा, दूसरों को अलविदा कहा और निकल गया। मैं आज दोपहर आर्केड जाना चाहती हूँ। तुम आ रहे हो? रेस्तरां से बाहर निकलते ही सुवान की आवाज अचानक मेरे पीछे से गूंजी। आर्केड में? क्या तुम गंभीर हो? मेरे दिमाग में लाइब्रेरी जैसी शांत और सुसंस्कृत जगह सुवान के लिए कहीं अधिक उपयुक्त होती, लेकिन यहाँ उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो शरारत से भरी थी। बहुत समय हो गया है जब से मैं वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं अभी अभी खत्म हुई थी, इसलिए आर्केड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हम दोनों एक रेट्रो आर्केड मशीन के सामने बैठ गए और सुवान किसी बच्चे की तरह उत्सुकता से हर तरफ देखने लगी। स्ट्रीट फाइटर, किंग ऑफ फाइटर्स, नाइट ऑफ वैलोर, फेटल फ्यूरी। वो कौन सा गेम है वहाँ पर? सुवान ने उंगली से बगल के 2 खिलाड़ियों की तरफ इशारा किया। वो मेटल स्लग है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो यही खेलते हैं। जल्दी करो, एक सिक्का डालो, एक सिक्का डालो। शुरुआत में सुवान इसमें बहुत अच्छी नहीं थी और वो कई बार आउट हो गई, लेकिन खैर, एक जीनियस तो जीनियस ही होता है। उसने बहुत तेजी से इस खेल को समझ लिया। अपने तीसरे सिक्के तक आते आते वो फिर कभी आउट नहीं हुई। शुरुआत में मैं अभी भी उसे कुछ टिप्स दे पा रहा था, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि टीम में कबाब की हड्डी मैं ही था। एक और बार आउट होने के बाद मेरा मन खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट पीने का हुआ। मैंने अपने पास हर जगह ढूंढा, लेकिन अपना लाइटर मिलना असंभव था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक छोटी सी लौ जल उठी। तुम इसे रेस्तरां में टेबल पर ही भूल गए थे? सुवान की आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा दिल, जो इतने लंबे समय से सोया हुआ था, एक पल के लिए धड़क
धड़कना भूल गया। ऐसा करने के बाद सुवान ने बिना किसी परवाह के अपना गेम फिर से शुरू कर दिया। मुझे उसे कुछ ज्यादा ही देर तक घूरना पड़ा होगा क्योंकि वो असहज महसूस करने लगी थी। क्या बात है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं नहीं, बस ये कि तुम बहुत खूबसूरत हो। कितने दुख की बात है कि तुम जियांग लियू जितनी खूबसूरत नहीं हो। मैं कुछ और जोड़ने ही वाला था लेकिन सुवान ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। अच्छा धन्यवाद, आज मुझे वाकई बहुत मजा आया। मुझे अब जाना होगा, फिर मिलते हैं। इन शब्दों के साथ वह अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर दौड़ती हुई निकल गई। बाहर पहुंचकर सुवान ने एक गहरी सांस ली। अंदर की हवा बहुत भारी थी। वह बाहर की ठंडी हवा में सांस लेना कहीं अधिक पसंद करती थी। हाई स्कूल के आसपास की पुरानी गलियों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो शायद अब तक भूल भी चुका होगा लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। शायद मैं यहाँ फिर कभी वापस ना आऊँ। बिना उसे पता चले मैं ठीक उसके पीछे आ गया था। मैंने तब थोड़े अनाड़ी तरीके से कहा, तुम्हें पता है भले ही तुम बाद में किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने चली जाओ, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम हमेशा वापस आ सकती हो। तुम अब और नहीं खेल रहे? तुम बहुत बेकार हो। मैं बोर हो गई थी। सुवान ने मेरी बात का खंडन करने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अपनी छोटी सी हंसी को दबाने के लिए अपना मुंह छिपा लिया। बेमो, तुम्हारे पास मुझे घर छोड़ने का समय है। चलो आ जाओ। हमने रास्ते में बहुत ज्यादा बात नहीं की। हमने रास्ते भर इधर उधर की हर तरह की बातें की। क्या तुम्हें सच में इतना यकीन है कि मैं परीक्षाओं में शहर की टॉपर बनूंगी? बस ये समझ लो कि मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है। अच्छा सच में? और अगर मैं वाकई पहले स्थान पर आती हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि राजधानी की यूनिवर्सिटी मुझे स्वीकार कर लेगी? तुम आंखें बंद करके अपना एप्लीकेशन डाल सकती हो। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा नाम राजधानी की यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। ये बिल्कुल तय है। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें जो चाहो जितना चाहो खाने के लिए इनवाइट करूंगी। डील पक्की रही? अच्छा, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अंदर जा रही हूँ। बाएं बाएं। सुवान के घर के नीचे पहुंचकर लड़की ने मुझे अलविदा कहा और ऊपर चली गई। मैंने सीढ़ियों में उसकी परछाई को गायब होते देखा और फिर मैं भी अपने रास्ते निकल पड़ा। लेकिन जो बात मैं नहीं जानता था वो ये थी कि घर पहुंचते ही सुवान अपनी खिड़की खोलने के लिए दौड़ी। उसने बाहर तब तक देखा जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया और फिर वो अपने कंप्यूटर के सामने क्यू चालू करने बैठ गई। उसने अपना सबसे पहला स्टेटस लिखा। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा याद आती है वो है सुबह की धूप की वो प्यारी किरण जो खिड़की से होकर तुम्हारे चेहरे को छूने आती थी। मैंने 3 साल तक तुम्हें दूर से देखा और 3 साल तक तुमसे प्यार किया। अपनी तरफ से जियांग लियू ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर आखिरकार सुवान को एक मैसेज भेजा। शियाओवान, तुम आज दोपहर कहाँ चली गई थी? मैं चाहती थी कि हम लाइब्रेरी चलें, लेकिन जब मैं बाहर आई तो तुम पहले ही गायब हो चुकी थी। सुवान का जवाब आने में देर नहीं लगी। आर्केड वो वाकई बहुत मजेदार जगह है। मैं वहाँ बेमो के साथ गई थी। झांग लुआन को अचानक एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया हो। सिर पूरी तरह से भारी था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, बस एक बार का इनकार। और क्या हमारे बीच सब कुछ सच में खत्म हो गया? हाई स्कूल के इन 3 सालों के दौरान उसे उसकी आदत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वह हमेशा वहीं रहती थी, ठीक उसके पीछे। लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। झांग लुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चैट विंडो बंद कर दी, फिर अपने क्यू प्रोफाइल का स्पेस खोला। सुहुआन के स्टेटस पर नजर पड़ते ही उसने मेरा कमेंट भी देखा और ठीक उसके नीचे सुहुआन ने मुझे जवाब दिया था। अनुमान लगाओ, ये छोटा सा शब्द बेहद सीधा साधा था, लेकिन उसकी पोस्ट के नीचे आए दर्जनों कमेंट्स में से उसने सिर्फ मेरे कमेंट का जवाब दिया था। इसका मतलब साफ था, नहीं ये तो खत्म हो चुका है। एक लंबे सन्नाटे के बाद झांग लुआन की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक कौंधी। क्या कमीना है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा।